Hello friends, welcome to the new session of Smita classes. Today we will be dealing with the 12th chapter of SST book of standard 5. The name of the book is Social Studies Success, and it is the 12th chapter. The name of the chapter is the Machine Age. Machine Age. We will start reading the chapter. In class 3, you learnt that the tools of early human beings were stones or sharp wooden sticks. With these tools, they killed animals. Later on, they made tools of bone. The progress to better tools made of metals was very slow and took thousands of years. The first metal to be discovered was copper. Later they discovered how to make bronze and alloy. A mixture of two metals is called an alloy. Bronze was made by mixing copper and tin. It was harder than copper. The discovery of iron was a very important one. Iron is harder than copper and bronze. Tools like axes, plows and shovels were made from it. It was easy to plow land with these tools. Gradually, they began to practice farming with these tools. They settled down at one place and began to lead a comfortable life. They had time to think of new ideas. क्लास 3 में आपने पढ़ा है कि अर्ली मैन जो है वो क्या टूल्स यूज़ करते थे जब वो जानवरों को शिकार करके उन्हें खाते थे, कि उन्हें कुछ भी बनाना पड़ता था, अपना एक छोटा हट बनाना है कि कुछ भी बनाना है, तब वो लोग क्या करते थे, वो लोग जो है स्टोन्स को पूरा शार्प करके पूरा स्टोन्स का टूल्स बनाते थे, या वुड के स्टिक्स को पूरा शार्प करके शार्प वुडन स्टिक्स, लकड़ियों का टूल्स बनाते थे वो लोग, है ना। जैसे लकड़ियों की तीर होते हैं ना, धनुष और बाण होते हैं ना, एरोज होते हैं लकड़ियों के, उसी तरह के एरोज वो लोग बनाते थे, उसी तरह के लकड़ियों के वो लोग टूल्स बनाते थे। ठीक है, उन टूल्स से वो एनिमल्स को किल करते थे, क्योंकि उस समय उनको फार्मिंग नहीं पता था, वो एनिमल्स को किल करके ही अपना खाना पीना चलाते थे। ठीक है, कुछ साल बाद वो लोग जो है बोन्स का टूल्स बनाने लगे, क्योंकि बोन्स थोड़ा हार्ड था, जल्दी ब्रेक नहीं होता था और उसको शार्प करना भी आसान होता था, तो वो लोग बोन्स का टूल्स बनाने लगे। ठीक है, पर फिर जो है उससे बेहतर टूल्स मतलब क्या है, औजार, जिससे कि आप कुछ काम कर सकेंगे। ठीक है, जिस तरह आप गार्डन में जाते हैं खुदाई करने के लिए, आप छोटा सा स्पेड लेके जाते हैं ना, कुदाल लेके जाते हैं, तो वो सब टूल्स होता है। हैमर जो है, हथौड़ा, वो भी एक टूल है। तो इसी तरह जो है वो लोग जो है बेहतर टूल बनाने लगे। बेहतर टूल किस चीज़ के बनेंगे, पहले तो पत्थर और लकड़ियों के बने, फिर बोन्स के बने, उसके बाद थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद जब उन लोगों ने मेटल की डिस्कवरी की ज़मीन के नीचे से, तब वो मेटल्स के टूल्स बनाने लगे। तो सबसे पहला मेटल जो डिस्कवर हुआ था, निकाला उन्होंने ज़मीन के नीचे से, वह क्या था, कॉपर था। ठीक है, कॉपर अच्छा मेटल था, हार्ड मेटल था, उसको उन्होंने यूज़ किया। उसके बाद वो लोग एलॉय बनाना सीखे। एलॉय क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने के बाद वो बिल्कुल एक जैसा मेटल दिखने लगता है, पर वो मेटल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा दिन टिकता है, जल्दी टूटता नहीं है। तो इन्होंने कौन सा एलॉय बनाया, इन्होंने ब्रॉन्ज एलॉय बनाया। किसका, कॉपर और टिन को मिक्स करके इन्होंने ब्रॉन्ज का एलॉय बना दिया। उसके कुछ सालों बाद आयरन डिस्कवर हुआ। जब आयरन डिस्कवर हुआ, वो और भी हार्ड था, बहुत ही हार्ड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल था। तो उससे उन्होंने तरह तरह के फार्मिंग के टूल्स बनाए। ठीक है, शॉवल्स बनाए। शॉवल्स क्या होता है, जैसे कचड़े को हम लोग उठा के साइड करते हैं ना, एक प्लेन फ्लैट टाइप का चीज़ होता है, तो शॉवल्स बनाए, जिससे मिट्टी को आप इधर उधर कर सकेंगे। प्लॉज बनाए, प्लॉज मतलब हल बनाए। हल होता है ना, मिट्टी की खुदाई करने के लिए टी शेप का होता है ना, पॉइंटेड, जिसे मिट्टी को खुदाई करते हैं, आगे दो ऑक्स को बांध देते हैं, ऑक्स आगे चलते जाता है, पीछे मिट्टी की खुदाई होती जाती। तो प्लॉज उन्होंने बनाए। एक्सेस बनाए। एक्सेस मतलब कुल्हाड़ी होती है, जिससे पेड़ों को काटा जाता है, लकड़ियों को काटा जाता है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने टूल्स बनाई। अब उनको जो है लैंड को प्लॉ करना, लैंड की पूरी खुदाई करना, लैंड को, सॉयल को ढीला करना, लूज करना, वो सब इस टूल से करना उनके लिए बहुत ईजी हो गया था। फिर धीरे धीरे जो है वो लोग फार्मिंग भी सीखे, है ना। इसी टूल्स को यूज़ करके वो लोग अच्छे से फार्मिंग करने लगे। उसके बाद वो लोग एक जगह सेटल हो गए। ज़्यादातर कहाँ सेटल होते थे, नदी के साइड में। तो नदी के साइड में एक जगह सेटल हो गए। पहले तो नोमैड्स के जैसा घूमते रहते थे, नदी के साइड में सेटल हो गए, वहाँ छोटे छोटे घर बना लिए, वहीं पास में फार्मिंग करने लगे और एक कंफर्टेबल लाइफ जीने लगे, आराम के जीवन जीने लगे। ठीक है, अब वो लोग जब वहाँ एक जगह सेटल हो गए, थोड़ा उनके लाइफ में आराम हुआ, अब उनके माइंड में न्यू आइडियाज़ आने लगे कि लाइफ को और बेटर कैसे बनाया जा सकता है।
Steam engine. The invention of steam engine was one of the major achievements of the 19th century. In 1769, James Watt made a steam engine. We all know that when we boil water, it turns into steam. The steam, as it expands, tries to push out whatever is in its way. A steam engine uses this force to work. Using Watt's invention and working upon it, George Stephenson made the first railway engine. Later, petrol and diesel engines were developed. ठीक है, तो जो है जेम्स वाट जो थे एक बहुत पुराने साइंटिस्ट थे। तो जेम्स वाट ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहला जो मशीन बना वो क्या था, स्टीम इंजन बना था। कब? 19th सेंचुरी में। किस ईयर में बनाया? 1769 में जो है जेम्स वाट ने स्टीम इंजन बनाया। किस प्रिंसिपल पे बनाया? हम लोग सब जानते हैं, जब हम लोग पानी को बॉयल करते हैं तो पानी किस में चेंज हो जाता है? स्टीम में, भाप में चेंज हो जाता है। और भाप की इतनी शक्ति होती है कि उसके रास्ते में अगर कोई चीज़ होगा और बहुत सारी भाप जा रही है तो वो उस अपने सामने के चीज़ों को हटा के ठेल कर पुश करके आगे बढ़ जाते हैं, है ना। स्टीम की इतनी ताकत होती है। जैसे जैसे स्टीम एक्सपैंड होता है, स्टीम जैसे जैसे आगे फैलता जाता है, उसके रास्ते में जो भी आता है उसको पुश आउट कर देता है। तो जेम्स वाट ने इसी प्रिंसिपल को यूज़ करके स्टीम इंजन बनाया। ऐसा इंजन बनाया जो कि स्टीम टेक्निक से आगे बढ़ता जाता था। ठीक है, तो यही जेम्स वाट के इस इन्वेंशन को किसने यूज़ किया? जॉर्ज स्टीफेंसन ने यूज़ किया और पहला रेलवे इंजन उसने बना दिया। ठीक है, पहला रेलवे इंजन बना। अभी भी जो है कहीं कहीं पर इंडिया में जो है एक दो जगह पे टॉय ट्रेन के स्टाइल में बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंसेस के लिए स्टीम इंजन अभी भी यूज़ करते हैं। तो इस तरह कुछ कुछ पार्क्स में और म्यूज़ियम्स में कहीं कहीं अभी भी आप जो स्टीम इंजन को देख पाएंगे। और छोटे छोटे टॉय ट्रेन जहाँ थोड़े डिस्टेंसेस कवर करने के लिए वो लोग बस मज़े के लिए स्टीम इंजन को चलाते हैं, क्योंकि स्टीम इंजन से पॉल्यूशन भी बहुत होता था जो है। अब जो है स्टीम इंजन और कहीं नहीं रहा, बहुत ही कम एक दो जगह पे दिखेगा। तो अब है उसकी जगह क्या आ गया है? पेट्रोल और डीजल इंजन आ गया है। और उसके बाद अब क्या हो गया है? इलेक्ट्रिक इंजन्स चल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब इंडस्ट्रीज़ में क्रांति आना, उद्योग क्रांति। इंडस्ट्रीज़ में क्रांति आना। क्रांति क्या होता है? एक बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा चेंज आना जो पूरे समय को ही बदल कर रखते, उसे रेवोल्यूशन कहते हैं या क्रांति कहते हैं। हम लोग आगे पढ़ेंगे। The huge impact due to change from handmade goods to machine-made goods is known as the Industrial Revolution. The Industrial Revolution began in England in the early 19th century. The steam engine made it possible to run big machines. Machines took up the work of animals and man. Goods could be produced in large quantities now. They were cheap and of good quality. The demand for the goods increased. This led to the beginning of the factory system. People from villages came to work in these factories and big towns grew. ठीक है, अब जब है कि जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो गया तो उसके बाद स्टीम इंजन की मदद से बहुत बड़े बड़े मशीन्स को आसानी से ऑपरेट किया जाने लगा। बड़ा बड़ा मशीन्स आसानी से ऑपरेट किया जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ? बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ ग्रो अप हो गए जहाँ पे कि मशीन से गुड्स प्रोड्यूस करने लगा, मशीन से ही सामान बनने लगे। जो सामान पहले ह्यूमन बींग्स खुद हाथ से बनाते थे, जैसे हैंडलूम, हाथ से बुनकर कपड़ा बनाते थे, खादी जैसा कपड़ा, वो अब मशीन्स में आसानी से बनने लगा। ठीक है, मशीन्स में कपड़े बनने लगे, खादी तो नहीं पर सिंपल कपड़े मशीन्स में बनने लगे जो पहले ह्यूमन बींग्स हैंडलूम में वीव करके बना रहे थे। ठीक है, इसी तरह और भी छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है वो मशीन में बनने लगे, इंडस्ट्रीज़ में बनने लगे। तो इसके कारण क्या हुआ? जब इंडस्ट्रीज़ में बनने लगे मशीन्स की मदद से तो एक बार में बहुत सारे बनते थे, लार्ज प्रोडक्शन होता था। वही ह्यूमन बींग्स को करने में टाइम लगता था और लार्ज प्रोडक्शन होता था, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा सस्ते भी पड़ते थे क्योंकि कम एनर्जी यूज़ करके वो हो जाता था। इतना जितने ह्यूमन बींग एंगेज करोगे उतना प्रोडक्शन करने के लिए उनको उतने पेमेंट भी देना पड़ता है ना। तो मशीन में क्या है कि एक मशीन से बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा था, इसीलिए वो गुड्स कैसे थे? वो सामान सस्ते थे, है ना, सस्ते में मिलने लगे और अच्छे क्वालिटी के भी मिलने लगे। सब एक जैसे साइजेस के अच्छे क्वालिटी के मिलने लगे। पहले जो काम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की मदद से हो रहा था, अब एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत कम पड़ने लगी, बड़े बड़े फैक्ट्रीज़ बनने लगे। ठीक है, जैसे जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज सिटीज़ में बने तो विलेजेस से, गांव से लोग
गांव का जगह छोड़ के आके शहर में बस गया। क्यों? क्योंकि शहर में उनको फैक्ट्रीज़ में काम मिल रहा था। देखिए फैक्ट्रीज़ में मशीन होती है, फिर भी वर्कर्स की भी ज़रूरत होती है। कुछ कुछ मैनुअल काम भी होता है और मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए वर्कर्स की भी ज़रूरत होती है। तो अब जो है फैक्ट्री सिस्टम आ गया, लोग गांव से आकर इन फैक्ट्रीज़ में काम करना शुरू कर दिया और बड़े बड़े टाउन्स बनने लगे। Mass production. Mass production means producing large quantities of goods at a low cost in factories. Before machine age, all articles were made by hand. The idea of mass production, along with the invention of machines, brought about a great change in our life and occupations. Mass production is very useful. A large number of articles can be made in a short duration of time. Cost of making each article is reduced. Hundreds of workers work in a factory on machines to produce goods on a large scale. ठीक है। मास प्रोडक्शन का मतलब है कि जो है एक बार में बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटीज़ में बनेंगे, बहुत ज़्यादा अमाउंट में सामान बनेंगे और बहुत ही लो कॉस्ट में, कम खर्च में बन जाएंगे फैक्ट्रीज़ से। ठीक है, फैक्ट्रीज़ में मशीन्स की मदद से एक बार में बहुत सारे थाउजेंड पीसेज उस सामान के निकलेंगे और बहुत ही कम कॉस्ट में, कम खर्च में बन जाएंगे, क्योंकि उतने ज़्यादा वर्कर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जितने मशीन्स होने से। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल केक आप बनाएंगे, खुद आप अगर 100 केक्स बनाएंगे तो आपको कितना टाइम लगेगा, है ना। और वही मशीन में फटाफट वो होता जाएगा तो फास्टली आपको 2-3 आवर्स में बहुत सारे केक्स बन जाएंगे। ठीक है, तो कम खर्च में और लार्ज क्वांटिटी में जब प्रोडक्शन होता है, बहुत अमाउंट में बनता है और कम खर्च में बनता है, कम कॉस्ट में, तो उसको मास प्रोडक्शन बोलते हैं। मशीन एज के पहले जितने भी आर्टिकल्स थे, जो वस्तुएं थी, वो सब कौन बनाता था? हाथों से बनाए जाते थे, मनुष्य अपने हाथों से बनाते थे। पर जैसे जैसे मशीन्स इन्वेंट होता गया तो जो फैक्ट्री ओनर्स थे उनके माइंड में मास प्रोडक्शन का आइडिया भी आने लगा कि हम लोग एक बार में बहुत सारा गुड्स प्रोड्यूस करेंगे और होल वर्ल्ड में सेल करेंगे। ठीक है, जिसके कारण क्या हुआ कि ह्यूमन बींग्स के लाइफ और ऑक्यूपेशंस में भी चेंज आया। कैसे चेंज आया? ह्यूमन बींग्स जो है गांव में फार्मिंग करते थे, छोटा सा फार्म है उनका, उसी में सारे जो है फैमिली मेम्बर्स एंगेज रहते थे। उतने फैमिली मेम्बर्स की ज़रूरत भी नहीं होती थी, फिर भी एंगेज रहते थे कि और कुछ तो काम नहीं है। अब क्या हुआ? अब उनमें से कुछ फैमिली मेम्बर शहर आ गए, शहर में फैक्ट्रीज़ में काम करने लगे और कुछ वहाँ गांव में अपने फील्ड्स में काम करने लगे। तो इस तरह क्या हुआ, उनका ऑक्यूपेशन चेंज हुआ, है ना, उनका जॉब्स चेंज हुआ। फार्मिंग से कुछ आ गए फैक्ट्री वर्कर्स के रूप में, और उनका लाइफ भी चेंज हुआ। फार्मिंग से एक सुनिश्चित इनकम नहीं थी कि हाँ किसी साल इतना, किसी मंथ इतना प्रोड्यूस हुआ, किसी मंथ कम प्रोड्यूस हुआ। फैक्ट्रीज़ में क्या है, एक रेगुलर सैलरी उनको मिलने लगी, तो उनके लाइफ में भी चेंजेस आया। पहले वो अपने मालिक थे, अब किसी और के अंडर काम करने लगे। तो बहुत तरह का चेंजेस आया, पॉजिटिव चेंजेस भी और नेगेटिव चेंजेस भी। मास प्रोडक्शन यूज़फुल होता है। हाँ, एक बार में बहुत सारा चीज़ प्रोड्यूस करना कम खर्च में, वह यूज़फुल होता है, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत सारी चीज़ें बन जाती हैं, बहुत नंबर ऑफ़ थिंग्स बन जाती है, जिसके कारण जो है हर एक चीज़ जो है वो कम दाम में मिलने लगती है, हाँ, सस्ती मिलने लगती है। जब ह्यूमन बींग्स कपड़े बना रहे थे तो कपड़ों का कॉस्ट बहुत था, क्योंकि सप्लाई कम था, कपड़े ज़्यादा नहीं बन पाते थे। पर जब मशीन से बनने लगे, इतने कपड़े एक बार में बनने लगे, कपड़ों का दाम कम हो गया, प्राइस उनका कम हो गया। अब जो है फैक्ट्रीज़ में हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स काम करते हैं, बहुत सारे फैक्ट्रीज़ होते हैं, 100 वर्कर्स काम करते हैं मशीन में, ताकि बहुत सारे गुड्स को लार्ज स्केल में प्रोड्यूस कर सके, मतलब बड़ी मात्रा में, बड़े अमाउंट में बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस कर सके। फूड फॉर मशीन्स, we get energy from the food we eat. Similarly, machines get energy from coal, petroleum and electricity. Nuclear energy, solar energy, biogas and wind energy are alternative sources of energy. Coal was the first to be used as fuel in machines. It is found deep below the earth's surface. The coal that we use today was formed millions of years ago. We have very limited reserves of coal which will be used up in the near future, so we have to use alternative sources of energy. फूड फॉर मशीन्स, ठीक है, मशीन्स काम कर रहे हैं, पर मशीन्स को क्या खाना चाहिए? हम लोग को एनर्जी कैसे मिलता है? हम लोग जो खाना खाते हैं वही एनर्जी में चेंज होता है। इसी तरह मशीन्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है काम करने के लिए? कोयले से, कोल से, पेट्रोलियम से, है ना, ज़मीन के नीचे से जो तेल निकल रहा है, पेट्रोलियम से, और इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से।
कोयले से, पेट्रोलियम से और बिजली से। ये 3 चीज़ से मशीन्स को एनर्जी मिलती है। इसके अलावा कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज है। ऑल्टरनेटिव सोर्सेज क्या होते हैं कि अगर ये सोर्सेज ख़त्म हो जाए, कोयला, पेट्रोलियम और इलेक्ट्रिसिटी, या काम करना बंद कर दे, तो इनकी जगह हम दूसरा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है ऑल्टरनेटिव सोर्सेज। उसमें आता है न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी, बायोगैस और विंड एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? ये जो एटम्स है, हाँ, एटम्स को तोड़कर उनके अंदर की एनर्जी को निकाला जाएगा। जब सिंपल टर्म्स में मैं कह रही हूँ, तब वह हो जाएगा न्यूक्लियर एनर्जी। एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसको तोड़ के न्यूक्लियस की जो एनर्जी निकालेंगे वह है न्यूक्लियर एनर्जी, या तो तोड़ के या फिर 2-3 एटम्स को जोड़कर, दोनों केसेस में। सोलर एनर्जी है सूरज की एनर्जी, ये तो सब आजकल जानते हैं। बायोगैस क्या है? जितना भी बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स है, जैसे कि काऊ डंग है या वेजिटेबल का पील्स है, वेजिटेबल के छिलके हैं, जितने भी हैं जो अपने आप नेचर में सड़ के ख़त्म हो जाते हैं, तो वो सब को बायोगैस प्लांट में डाल देते हैं तो बायोगैस बनती है। ठीक है, वो सबसे एक तरह, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो उनमें से एक गैस निकलती है, बायोगैस कहते हैं, जिसकी मदद से छोटे छोटे लैम्प्स भी जला सकते हैं। इनफैक्ट किचन का आप गैस स्टोव को भी आप यूज़ कर सकते हैं बायोगैस की मदद से। और विंड एनर्जी तो हम जानते हैं, जो जब तेज़ी से हवा चलती है तो वो विंड मिल को घुमाती है, और जब विंड मिल घूमता है तो विंड मिल के नीचे जो है, अगर कोई ग्राइंडिंग मिल लगा हुआ है, तो चावल ग्राइंड करने का मिल है, तो जब विंड मिल घूमेगा वो ग्राइंडिंग मिल भी घूमेगा और चावल ग्राइंड हो जाएगा, है ना। इस तरह विंड एनर्जी को भी यूज़ किया जा रहा है। कोयला को सबसे पहले मशीन्स में फ्यूल के रूप में यूज़ करा था। फ्यूल क्या है? ईंधन है, मतलब ऐसा कोई चीज़ है जो कि मशीन्स को एनर्जी देता है, हाँ, उसको जला के उससे एनर्जी लिया जाता है। कोयला कहाँ मिलता है? अर्थ के सरफेस में बहुत नीचे जाके, अर्थ की खुदाई करते करते बहुत नीचे हम लोग को कोयला मिलता है। आज जो हम लोग कोयला यूज़ कर रहे हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले से बनना शुरू हुआ था और आज हमको मिल रहा है। ठीक है, कोयले का बहुत लिमिटेड रिजर्व है अर्थ के ऊपर, क्योंकि वो इतने साल लग रहे हैं बनने में, पर हम लोग बहुत तेज़ी से उसको यूज़ करते जा रहे हैं। क्यों तेज़ी से यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गया है, जितने पॉपुलेशन उतनी उसकी ज़रूरतें बढ़ी हैं, तो कोयला को हम लोग जल्दी यूज़ कर जा रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आगे हम साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि आगे जो हमारे आगे की पीढ़ी आएगी, न्यू जनरेशन आएगी, बच्चों के बच्चे, उन लोग के लिए कोयला बचेगा नहीं, तब वो लोग क्या यूज़ करेंगे? तो जो अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ एनर्जी है वो सबको एक्सपैंड किया जा रहा है, उनको ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, उनका टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जा रहा है ताकि आगे चल के वो यूज़ हो सके, जैसे कि न्यूक्लियर, सोलर, बायोगैस, विंड एनर्जी, ये सब। Petroleum is also called mineral oil, which means rock oil. It has been used for thousands of years. It is found under the earth's surface and is refined to produce diesel, kerosene oil and petrol. Gottlieb Daimler developed an engine which was run by petrol. Drilling and refining of petroleum was very costly, so a cheap substitute was discovered by Rudolf Diesel. He was a German engineer who invented engines that run on diesel. He invented the diesel engine. This byproduct of mineral oil is named after the great scientist. पेट्रोलियम को जो है मिनरल ऑयल भी कहते हैं या फिर रॉक ऑयल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पेट्रोलियम ज़मीन के नीचे बड़े बड़े पत्थर, चट्टानों के अंदर से निकाला जाता है, ज़्यादातर समुद्र के नीचे से। समुद्र के नीचे जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वहाँ को ड्रिलिंग करके, उसमें होल करके, समुद्र के नीचे की चट्टानों में होल करके वहाँ से पेट्रोलियम निकाला जाता है। वो पेट्रोलियम भी कोयले की जैसा थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले से बनना शुरू हुआ है, अभी जाके हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, और बहुत सालों से उसको यूज़ किया जा रहा है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से उसको यूज़ भी कर रहे हैं। अर्थ के सरफेस के नीचे से निकलता है, तो जब पेट्रोलियम निकलता है उसमें मिक्सचर होते हैं, अलग अलग फ्यूल्स का मिक्सचर होता है ना, अलग अलग तेलों का उसमें मिक्सचर होता है, और उसको रिफ़ाइन किया जाता है। रिफ़ाइन कर करके अलग अलग तेलों को अलग किया जाता है, जैसे कि डीजल को अलग किया जाता है, केरोसिन को अलग किया जाता है, ऑयल को अलग किया जाता है। सिंपल ऑयल भी आता है, केरोसिन ऑयल, डीजल, पेट्रोल, वैक्स, ग्लिसरीन, क्या क्या चीज़ें, उसमें से बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं पेट्रोलियम से। तो जब पेट्रोलियम को रिफ़ाइन करेंगे
तब जाके उसमें से एक तेल निकलेगा जो पेट्रोल कहलाता है। पेट्रोल और पेट्रोलियम सेम नहीं है, पेट्रोल एक पार्ट है पेट्रोलियम का, डीजल किरोसिन ये सब निकलेगा। गॉटलाइब डाइमलर जो थे उन्होंने एक इंजन बनाया जो कि पेट्रोल से चलता था, पर जो है ड्रिल करके ज़मीन के नीचे से पेट्रोल निकालना फिर उसको रिफ़ाइन करना ये सब बहुत ही मुश्किल काम था और बहुत ही कॉस्टली था। पेट्रोल बहुत कॉस्टली पड़ता था क्योंकि कम अमाउंट में है। तो एक उसका सस्ता रूप किसने निकाला? रुडोल्फ डीजल ने। वो जर्मनी के थे और जर्मन इंजीनियर थे वो। तो उन्होंने ऐसा इंजन बनाया जो कि डीजल से भी चल सके, क्योंकि डीजल पेट्रोल से सस्ता होता था। तो उन्होंने ऐसा इंजन बनाया जो डीजल से चल सके और उन्होंने डीजल इंजन बनाया, रुडोल्फ डीजल ने, उन्हीं के नाम से डीजल इंजन है। तो ये क्या कह रहा है? ये बाई प्रोडक्ट है मिनरल ऑयल का। बाई प्रोडक्ट इसको मिनरल ऑयल का क्यों कह रहे हैं? मिनरल ऑयल क्या है? पेट्रोलियम है। तो पेट्रोलियम को जब हम रिफ़ाइन करते हैं कुछ कुछ साइड प्रोडक्ट्स निकलते जाते हैं, कुछ कुछ साइड से अलग अलग तेल भी निकलते हैं, उन्हीं में से एक होता है डीजल। इसीलिए उसको बाई प्रोडक्ट बोल रहा है पेट्रोलियम या मिनरल ऑयल का, और उसका नाम इस साइंटिस्ट के नाम के बाद दिया गया है। Electricity. Electricity is a form of energy. It is used to run machines. How was electricity discovered? Once a man in Leiden developed a toy called Leyden jar. It had two wires, one in glass and the other outside it. When these wires were joined, sparks were produced. Benjamin Franklin heard about this toy. He thought that the charge in the Leyden jar was the same as the lightning flashes in the thunderstorm. To prove this, he flew a kite in a thunderstorm. He attached a piece of wire to the kite and a metal key at the other end of the thread. When there was a flash of lightning, he touched the metal key. He got a strong shock. This proved that electricity is produced by lightning. In 1800, an Italian scientist, Alessandro Volta, discovered that a continuous flow of electricity can be maintained through a battery. Later, generators were made to produce electricity. Coal, diesel, petrol, etc. are used to run the generator. Today, we use electricity for domestic and commercial purposes. As coal and petroleum are running out, many alternative sources of energy have been developed. इलेक्ट्रिसिटी क्या है? वो भी एक एनर्जी का फॉर्म है, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है जिससे मशीन्स को चलाया जाता है। अब इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी कैसे हुई? कैसे जाना कि नेचर में इलेक्ट्रिसिटी है? एक बार एक आदमी था लेडेन, उसने एक ऐसा खिलौना बनाया जिसको उसने लेडेन जार का नाम दिया। जार मतलब एक बॉटल होता है, तो लेडेन जार का उसने नाम दिया। उसमें क्या था? दो तार उसने लगाई थी, एक तार कांच के भीतर था, जार के कांच के भीतर था, और दूसरा तार जो था वो कांच के बाहर था। ठीक है, और जब वह दोनों तारों को एक दूसरे से टच करता था तो स्पार्क्स निकलते थे। ठीक है, इसमें तो और डिटेल नहीं बताया गया उसने कैसे बनाया था। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस खिलौने के बारे में सुना, लेडेन जार के बारे में। फिर उन्होंने सोचा कि लेडेन जार में जो चार्ज प्रोड्यूस हो रहा है दो तारों को टच करने से, वो वैसा ही है जैसा जब तूफ़ान आती है तो जो लाइटनिंग होता है, बिजली कड़कती है, उसमें उसी के जैसा यह है। वह सोचा, क्योंकि वो भी स्पार्क हो रहा था, और जब लाइटनिंग आती है वहाँ पे भी स्पार्क होता है। इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या किया, जब तूफ़ान आ रही है तब एक पतंग को उड़ाया। ठीक है, पतंग को क्या किया, पतंग के डोर के साथ उन्होंने एक वायर को लगा दिया, और वायर के एंड में एक मेटल का एक चाबी को लगाया, फिर मेटल की को एक लगा दिया। ठीक है, और उन्हें पतंग को कहीं डाल वाल पे बांध दिया कि पतंग उड़े। ठीक है, जब पतंग उड़ रही है और उस समय तूफ़ान आया, ज़ोर से लाइटनिंग हुई, उन्होंने वो मेटल की चाबी को टच कर दिया। जैसे ही मेटल को उन्होंने टच हुआ, उन्हें बहुत ज़ोर से करंट लगा, शॉक लगा। ठीक है, तो ये प्रूव हुआ कि लाइटनिंग में इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, फिर जो है 1800 में एक इटालियन साइंटिस्ट थे अलेजेंड्रो वोल्टा, उन्होंने यह डिस्कवर किया कि इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूस फ्लो इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग मेंटेन कर सकते हैं, मतलब लगातार इलेक्ट्रिसिटी बहती रहे हमको मिलती रहे। वो हम लोग किससे बना सकते हैं? बैटरी की मदद से बना सकते हैं। कुछ समय बाद क्या हुआ, जनरेटर्स बने। जनरेटर्स क्या करते थे? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे। ठीक है, और कैसे वो चलते थे? कोल, डीजल, पेट्रोल वगैरह की मदद से जनरेटर चलते थे और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते थे।
आज इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हर जगह है। हम तो अपने घरों में तो यूज़ करते हैं, कमर्श और फैक्ट्री में, रेलवे इंजन्स में, हर जगह कमर्शियल पर्पसेस के लिए भी यूज़ हो रहा है। मतलब कि कमर्शियल मतलब जो है ट्रेड में पैसे कमाने के लिए या दूसरे जगह पे पब्लिक प्लेसेस में भी उसको बहुत यूज़ किया जा रहा है और डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी यूज़ किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, है ना। इलेक्ट्रिक इंजन्स आजकल चलते हैं ना, और फैक्ट्रीज़ में तो सारे बड़े बड़े मशीन आजकल इंजन से ही चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, क्योंकि उसमें पोल्यूशन कम होता है। अब धीरे धीरे क्या है, कोल और पेट्रोलियम ख़त्म होते जा रहा है, तो और कोल और पेट्रोलियम की मदद से कितना हम लोग मशीन्स को चलाएंगे, इसीलिए उसकी जगह दूसरे अल्टरनेटिव सोर्सेज, मतलब दूसरे सोर्स सोचा जा रहा है जो एनर्जी दे सके। Other sources of energy: hydroelectricity. Electricity produced by the force of running water in huge dams is called hydroelectricity. Such dams are called hydroelectric projects. In these projects, water is dropped with great force from a height onto turbines. It turns them. This produces electricity. Hydroelectricity does not cause any pollution. It is also cheaper, but the cost of setting up a hydroelectric project is very high. अब दूसरे सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में हम लोग बात करेंगे। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हाइड्रो मतलब वाटर होता है, तो वाटर के थ्रू जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाए उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। वाटर को बहुत ऊंचाई हाइट से नीचे गिराया जाता है, जैसे झरने में गिरता है। जब वो नीचे गिरता है तो एक व्हील के जैसा एक चीज़ होता है, टरबाइन होता है, वह गोल गोल घूमने लगता है वाटर के फोर्स से, और जब टरबाइन घूमेगा वो जनरेटर से अटैच होता है, उधर एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट को अब इतने स्पीड से पानी को ऊपर से कैसे गिराएंगे, जब पानी एक जगह इकट्ठा करके रखेंगे, है ना। जैसे कि डैम्स एरिया में जहाँ डैम बनाते हैं वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट होता है। ठीक है, और वैसे डैम्स को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट वहाँ पे चलाया जाता है और वाटर को बहुत हाइट से और ग्रेट फोर्स से गिराया जाता है। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से एक भी पोल्यूशन नहीं होता है, बिल्कुल भी एयर वाटर लैंड कुछ भी पोल्यूशन नहीं होता है। पर और ये चीप भी है, बहुत सस्ता है, आराम से बन जाता है, कुछ इसमें रॉ मटेरियल यूज़ नहीं हो रहा है। पर जो है इतना बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए डैम और ये सब सेटअप करना वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी is energy produced by splitting an atom. Many countries, including India, use nuclear energy to produce electricity. It is a costly and complex process. न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है? एटम को जो है फिशन किया जाता है, मतलब एटम को तोड़ा जाता है। एटम को उसके छोटे पार्टिकल्स जो उसके अंदर है उसमें तो जब तोड़ा जाता है तो उसमें से बहुत एनर्जी निकलती है और फिर उसी एनर्जी की मदद से जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है। ये बहुत ही कॉस्टली और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। कॉस्टली क्यों? क्योंकि जो मटेरियल, जो एटम जिस मटेरियल का होता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल, वो बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत ही कॉस्टली होता है। और कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि वो बहुत डेंजरस है, उससे जो रेडिएशन निकलेंगे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, सब पे बहुत बुरा असर करेंगे। इसीलिए उसको बहुत ही दूर दराज के एरिया में बनाया जाता है जहाँ लोग नहीं रहते हैं, और बहुत ही मुश्किल से ये बनता भी है। ठीक है, तो इंडिया और बहुत सारे कंट्री न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट बनाए हैं जहाँ से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सोलर एनर्जी। द एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम द सन, heat of sun is called solar energy. It is used for cooking, heating, etc. The solar electricity is also used to light homes. ठीक है, सोलर एनर्जी किसकी एनर्जी है? सन की एनर्जी है। ठीक है, उससे क्या करते हैं? कुकिंग करते हैं। सोलर कुकर से आपने सुना होगा ना, उसमें खाना रख देंगे, चावल रख देंगे, पानी रख देंगे और वह पकते जाएगा। ऊपर छत पे रखते हैं। वो सोलर कुकर स्पेशली बनाया जाता है इस तरीके से कि सन की एनर्जी उसमें ट्रैप हो के रहे, कि ऊपर उसके कांच लगा रहता है, तो कुकिंग के लिए। फिर हॉस्पिटल्स में क्या है? सोलर पैनल लगे हुए हैं, तो उसकी मदद से जो है जो भी वाटर आ रहा है सारे पेशेंट्स के केबिन में आता है पानी, वो हीट होता रहता है, दिन भर हीट होके सोलर पैनल से हीटेड वाटर उन लोग को मिलता है। ठीक है, इसी तरह घरों में लाइट जलाने के लिए भी सोलर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। सोलर लाइट्स भी आ रहे हैं आजकल, सोलर सेल्स, सोलर बैटरीज, सब कुछ आते हैं। CNG, compressed natural gas, is an alternative of petrol used in many vehicles nowadays. It causes less pollution as compared to other fuels. CNG, ठीक है, compressed natural gas, उसका ये जो नेचुरल गैस है वह भी ज़मीन से ही निकलता है। उसको कंप्रेस करके एक टाइप से यूज़ किया जाता है, उसको पूरा प्रेशर में दबा के रखा जाता है सिलेंडर्स में, उसको यूज़ किया जाता है। तो
तो वो पेट्रोल की जगह अगर आजकल बहुत सारी गाड़ियों में CNG यूज़ किया जा रहा है, उसके लिए गाड़ियों में थोड़ी चेंजेस करनी पड़ती है, ठीक है। तो पेट्रोल की जगह वो अल्टरनेटिव है। क्यों? क्योंकि पेट्रोल कॉस्टली भी है और पेट्रोल से बहुत पोल्यूशन भी होता है और CNG से कम पोल्यूशन होता है। इसलिए इंडिया में भी बहुत सारे सिटीज़ में CNG की बसेस, CNG के ऑटोज़ चलते हैं। Biogas is produced from the animal dung. It is also called gobar gas. It is usually set up in the villages and is used for cooking, lighting bulbs, etc. Many biogas plants have been set up in rural areas recently to produce electricity. देखिए बायोगैस मेनली किससे बनता है? एनिमल डंग से, है ना। जो जानवर सब जो गोबर निकालते हैं, उनके बॉडी से जो एक्सक्रीटा निकलता है, उससे बायोगैस बनता है, इसीलिए उसको गोबर गैस भी बोलते हैं। वो ज़्यादातर कहाँ बनाया जाता है? वो सेटअप को पूरा गांव में बनाया जाता है, क्योंकि गांव में लोग एनिमल्स ज़्यादा पालते हैं, ठीक है। एनिमल्स मतलब जैसे काऊ, ऑक्स, हाँ, बफेलो, इस टाइप के एनिमल्स। तो उससे जो ये गैस बनी, गोबर गैस, उससे खाना बनाने में भी मदद होता है, ठीक है। आप जो है गैस स्टोव चला सकते हैं, लाइटिंग बल्ब्स, घर में लाइट जला सकते हैं, लैंप्स जला सकते हैं। बहुत सारा बायोगैस गवर्नमेंट ने बनाया, बायोगैस प्लांट गांव के एरिया में, रूरल एरियाज़ में अभी रिसेंटली बहुत सारा बना है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। आपकी बुक में एक डायग्राम दिया है जिसमें उन्होंने अच्छे से बताया है कैसे बायोगैस प्लांट बनता है। एक तरफ से गोबर डालते हैं, दूसरी तरफ टैंक है, गैस बनकर ऊपर चला जाता है और नीचे कचड़ा रह जाता है। तो जो नीचे का कचड़ा है वो फिर मैन्योर में बदल जाता है, खाद में बदला जाता है, जिसको कि हम लोग खेतों में यूज़ करते हैं, ठीक है। Wind energy. The force of wind is used as a source of energy. It is used to run windmills. Wind energy is also used in grinding grains. In India, windmills are usually set up in coastal areas. It is cheaper, safer and lasts longer. The Netherlands is famous for windmills. जोर से बहती हवा जो होती है उसके फोर्स को यूज़ करके जो एनर्जी बनाया जाए उसे विंड एनर्जी कहते हैं। उसे विंडमिल चलाए जाते हैं। विंडमिल आपने देखे होंगे ना, लंबे डंडे के ऊपर पंखे जैसा लगा रहता है, उसे विंडमिल कहते हैं, ठीक है। जो है विंडमिल चलते जब हैं तो विंडमिल के नीचे एक मोटर लगा रहता है, वह मोटर घूमेगा जब, तो जैसे हम लोग राइस लेके गए, राइस को हम लोग पीस सकते हैं, राइस को ग्राइंड करके पाउडर में चेंज कर सकते हैं। जैसे वो मोटर चलेगा वो राइस को पीसता जाएगा, है ना। ग्राइंडिंग मोटर सब लगे रहते हैं, तो इसीलिए बोल रहा है विंड एनर्जी को ग्राइंडिंग ग्रेन्स के लिए यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर ये सब कोस्टल एरियाज़ में इंडिया में सेटअप किया जाता है, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ में बहुत जो तेज़ी से हवा बहती है। कोस्टल एरियाज़ मतलब समुद्र के किनारे का एरिया सब, ठीक है। वह बहुत ही सस्ता है, सेफ़ भी है और बहुत ज़्यादा दिन तक विंड मिल काम करता रहता है, ठीक है। एक कंट्री है नीदरलैंड जो कि बहुत फेमस है विंड मिल्स के लिए। वहाँ वो सी के साइड में है और वहाँ पे बहुत सारे विंड मिल्स हैं और उन लोग विंड एनर्जी को सक्सेसफुली यूज़ भी वो लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, द मशीन एज लेसन 12, और बहुत इजी चैप्टर था। नई नई बातें भी आपने सीखी ना। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आगे आगे SST के अच्छे अच्छे चैप्टर्स और भी आने वाले हैं। ओके, थैंक यू।